सरांचा मेसेज आल्यावरती काय करायचं असेल काय आलं नाही प्रॉमिसरी नोट को क्या करना पड़ता है प्रेजेंट और आपको क्या मिलती है पेमेंट मिलती है। मान लीजिए वैष्णवी जी ने मेरे को प्रॉमिसरी नोट दिया है फिर मैंने दिया सानिया जी को, सानिया जी ने दिया किसको, सही को। किसको दिया है? अब सही किससे पैसा मांगेगी? वैष्णवी जी से, जिसने अल्टीमेटली प्रॉमिसरी नोट बनाया है, क्योंकि वैष्णवी जी ने बनाया मेरे फेवर में, मैंने इंडोर्स किया सानिया जी के फेवर, सानिया जी ने किया सही के लिए। अब सही किससे पैसे मांगेगी? वैष्णवी से। क्या तुम मेरे साथ हो एवरीबॉडी? फर्स्ट करो, क्या करिए फर्स्ट। सही जब गई है वैष्णवी जी के पास बोले पैसे, वैष्णवी जी क्या बोलेगी? ये भी प्रॉमिसरी नोट दिखाओ कि आपके फेवर में इंडोर्स हुए। क्या सही क्या कह रही है कि भैया देखो इंडोर्स तो हुआ है लेकिन प्रॉमिसरी नोट में लेकर अभी आई नहीं हूँ। ये देखो नियम क्या कहता है कि आप प्रॉमिसरी नोट दोगे, उसके बदले में क्या दूंगा? पैसे, ताकि कल को मान लो अर्जुन आए पैसे हुआ कि नहीं, मैं बोलूँगा देखो प्रॉमिसरी नोट मेरे पास है मतलब मैंने पैसे दिए हैं। कोई ऐसे प्रॉमिसरी नोट कैसे दे देगा? अरे हाँ, लेकिन इसके पास अभी प्रॉमिसरी नोट नहीं है। तो वैष्णवी सही तो कह रही है काम कर, ब्लैंक पेपर में लिख के दे रिसीव इतना अमाउंट और अपना साइन करके दे, ताकि उसको मैं प्रॉमिसरी नोट के सब्स्टिट्यूट में यूज कर सकूं। अरे हाँ, उसने सही में लिख के दे दिया रिसीव फ्रॉम वैष्णवी, उतना अमाउंट जितना प्रॉमिसरी नोट में था साइन करके ब्लैंक पेपर में दे दिया। क्या मैं कह सकता हूँ? हेलो 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 अच्छा क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको? डिस्चार्ज होल्डर क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है या रिनाउंस कर रहा है अपने राइट अगेंस्ट द पार्टी प्राइमरीली लायबल ऑन द एनआई इज डिस्चार्ज। लेकिन यही अगर मैं बात करूं व्हेन द होल्डर रिलीज एनी पार्टी लायबल ऑन द एनआई, क्या लिखाएगा? अदर देन द पार्टी प्राइमरीली लायबल, तो सच पार्टी जो पेमेंट कर रहा है जिसको रिलीज हो रहा है, ऑल पार्टी सब्सिक्वेंट टू हिम आर डिस्चार्ज। मैं पेमेंट किया, मैं डिस्चार्ज, मेरी लायबिलिटी किसको दी? सानिया, सानिया में डिस्चार्ज। एवरीबॉडी अब इजी वाले पॉइंट में ऑपरेशन ऑफ फ्लो एनआई डिस्चार्ज हो जाता है, फिर बिकम्स क्या? टाइम बाद एनआई और डिस्चार्ज हो जाएगा जब पार्टी प्राइमरीली लायबल क्या हो गई? इंसॉल्वेंट। एनआई डिस्चार्ज, कोई पार्टी अगर क्या हो गई है? इंसॉल्वेंट, तो पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगी। क्या तुम मेरे साथ हो? उसका भी तुमको मैं हिसाब किताब सही करवा देता हूँ, करवा दो। ऑपरेशन ऑफ फ्लो में दो चीज आएगी, टाइम बार डेट। अरे हाँ, एक आता है इंसॉल्वेंसी, ध्यान से समझ के लेना बात को। हेलो 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 ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडियो क्लियर? यस और नो? क्या? हाँ, ऑडियो चलो ध्यान दो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्लान में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। आपका प्रैक्टिस सेशन या जो कैसे लिखना है लॉ, ये पहले बता देता हूँ, ठीक है? आगे का देख लेंगे आगे कैसा होता है, ठीक है? मुझे तो कोई इश्यू नहीं पढ़ाने में, एक्चुअली कोई इश्यू नहीं है। एक्चुअली मैंने ऐसे एक एकेडमी में था, उन्होंने 2 महीना एसी रिपेयर नहीं किया, तो ऐसे मैंने, और अप्रैल और मई महीना था वही था। और ये बैच दूर की नहीं, आपको आप सुबह मैम से मिले हो ना, उनसे पूछ लेना, उनकी बैच थी,
ठीक है, वो मैं किसी और एकेडमी में था, तो जब किसी और एकेडमी में होते तो अपने पास कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, जो कि कल परसों में हमने अर्जेंट बेसिस पे करवाया था, बट ये लाइन का इशू है जैसा पता चला, ठीक है। तो 2 महीने ऐसे मैंने पढ़ाया है और स्टूडेंट्स भी बैठे, ये मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, कभी सुबह मैम आते रहेंगे तो उनसे भी वहां पे पूछ लेना कि सर बोलते हैं वो सही है क्या, ठीक है। तो उनकी बैच में ऐसा हुआ था एंड वो पढ़ा लिया था, तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैं जब पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो मेरे दिमाग में बाकी चीजें आती नहीं, गर्मी हो रही है, क्या हो रहा है, मैं पूरा इन्वॉल्व हो जाता हूँ, पूरा उसमें घुस जाता हूँ, ठीक है। तो वो समझ में नहीं आता मुझे एक्चुअल में, ठीक है। आप लोगों की डेडिकेशन में कमी, इस वजह से आपको बाकी चीजें समझ में आ रही है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। हाँ, मेरी टीचिंग वाले डेडिकेशन में कमी नहीं है। हाँ चलो, बच्चों को बताने के लिए कुछ तो भी अचीवमेंट होना चाहिए कि हमने कितना पसीना बहाया है सीए बनने के लिए, सीए बनने के लिए पसीना बहाया है सीए बनने के लिए बोल रहा हूं। हाँ चलो, ऐसा नहीं कि हमने आपके लिए कितना पसीना बहाया है। हाँ, वो ऑब्वियसली उसका फायदा उनको ही मिलेगा, आप जो मेहनत लोगे उसका फायदा किसको मिलने वाला है, बच्चों को ही मिलने वाला है ना, मतलब उनको भी मिलेगा ही, ठीक है। चलो, तो बोलने के लिए कुछ तो भी वहां पे रहेगा। एवरीवन, थोड़ा सा प्लान में चेंज रहने का, कलप्टेशन लॉ की, ठीक है, कैसे लिखना है वो तो पता होना ही चाहिए, तो इस वजह से वहां पे पहले ये इस सेशन में हम कंप्लीट कर लेते हैं, अदरवाइज प्रैक्टिस सेशन क्या हो रहा है, किसी ना किसी वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन ही हो रहा है, ठीक है, लॉ का प्रैक्टिस सेशन। सभी लोग ध्यान सुनना, सभी लोग अच्छे से, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं अप्रोक्सीमेटली आपको थोड़ी सी आइडिया भी दे दूंगा, और ये जो है आपके सामने इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है, क्या है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है, उसकी पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा। पूरे जितना वहां पे सिलेबस है उसकी आपकी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलने वाली है, ताकि आप उसमें से एक बार देख लो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है प्रैक्टिस, सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो ऑब्वियसली वो है कि स्टूडेंट जो है केस स्टडी देख के उसका प्रोविजन कौन सा एप्लीकेबल है वो बहुत सी बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ये तब होता है अगर आपने पहले केस स्टडीज की थोड़ी प्रैक्टिस ना की हो। कब होता है, पहले आपने केस स्टडीज देखी ही नहीं, डायरेक्टली एग्जाम में केस स्टडीज आ गए तो आपको ऐसा हो जाता है कि यार इसमें लिखना क्या है, कौन सा प्रोविजन लिखना है, कौन से पैटर्न में लिखना है, ये वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। मैं आपको किस तरह से लिखना है उसका पैटर्न भी बता दूंगा, फॉर्मेट भी बता दूंगा, उस तरह से आप क्या करोगे एग्जाम में फॉर्मेट बनाओगे, उसी तरह से आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मेट मिल जाएगा। परेशान नहीं होना है कि सर वो फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, मैंने जो बताया वो आप बिंदास फॉलो कर लो, थोड़ा सिंपल है। और उसमें वहां पे क्या है कि आपको पैराग्राफ वाइज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आपको पैराग्राफ में लिखने की जरूरत पड़ती है ना तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पॉइंट वाइज लिखो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसमें कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले वहां पे लिख दो सीए फाउंडेशन लॉ प्रैक्टिस सेशन 1, ठीक है। लॉ की बुक अगर मेंटेन की हो या कोई वहां पे ऐसी, लॉ की तो बुक की जरूरत पड़ती ही नहीं वैसे, हाँ लॉ की बुक मेंटेन कर लो, वैसे भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी तो इस वजह से उसमें लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। यस, जनरली बहुत से बार प्रैक्टिस सेशन या राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो सिलेबस के एंड में की जाती है, बट वो मेरे हिसाब से ज्यादा सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते आपके राइटिंग इंप्रूवमेंट कुछ दिनों में होनी चाहिए। एग्जाम के पहले करना, उसके बाद में ज्यादा टाइम मिलता नहीं, तो इस वजह से वो स्टार्टिंग से अभी से आप लिखना स्टार्ट कर दोगे तो जब तक सिलेबस हो जाएगा उसके साथ साथ आपका राइटिंग इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा। और जैसा ही मुझे याद है कि आपका प्रैक्टिस सेशन, सॉरी राइटिंग का जो सेशन हुआ था उसमें मैम ने, सुरभि मैम ने आपको एक ये दिया था, ये नहीं क्या बोलते हैं उसे, लिखने के लिए बोला था ना। कुछ लोगों को 4 मिनट लगे, कुछ लोगों को 10 मिनट लगे, कुछ लोगों को 8 मिनट लगे। पर्पस क्या समझ में आया उस सेशन का? वो ऑब्वियसली उनके पास से, वो उस दिन आपके पास से कुछ चीजें, हेलो हेलो हेलो, हाँ उस दिन आपके पास से कुछ चीजें जान के ले रहे थे कि क्या एग्जैक्टली इशू है। आपको इशू तो समझ में आया होगा जिन्होंने 4 मिनट में कंप्लीट किया देख के लिखना, और जिन्होंने 8 मिनट में लिखा होगा 7 मिनट में। किसको कितना टाइम लगा? किसको 4 मिनट लगे थे? 4 मिनट में हो गया था। फ्रेंकली मतलब देखो, जब तक आपके प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं करते हो ना तब तक सोल्यूशन कभी नहीं मिलता। तो अपने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई करना सबसे पहली बात है, तब जाके आप कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हो। दिस इज द बेसिक स्टेप कि जहां पे आप एक्सेप्ट कर लेते हो मेरा प्रॉब्लम जो है ना वो राइटिंग में भी है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट को या बहुत से लोगों को आदत नहीं होती, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट परफेक्ट, ऐसे वाला खुद में अंदर से आवाज आती रहती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, हर एक
स्टूडेंट में, हर एक मतलब मुझ में भी वहां पे प्रॉब्लम्स है, कुछ वहां पे प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो इस वजह से वहां पे क्या है, कोई परफेक्ट नहीं है, बट आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो ना तो प्रॉपर सोल्यूशन तो एटलीस्ट मिल जाता है। कितने लोगों को 5 मिनट लगा था? 5 अप्रोक्सीमेटली, बाकी लोग 6 मिनट। ठीक है, मतलब 6 मिनट वाले सबसे ज्यादा मुझे मोस्टली दिखाई दे रहे हैं, 5 से 6 मिनट में। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट हो सकती है, राइट। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत कम टाइम में सॉल्व किया, ऑब्वियसली उसमें भी जिन्होंने 4 मिनट में लिखा था उनका भी टाइम थोड़ा सा और कम हो सकता है अगर आपने उन चीजों पे जो बोलेंगे उन चीजों पे ध्यान दिया तो। बट उसके लिए क्या चाहिए, एक तो प्रॉब्लम क्लियरली हमने एक्सेप्ट करना चाहिए और जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसे बाय हार्ट फॉलो करना चाहिए, मतलब डेडिकेटेड वे में फॉलो करना चाहिए। क्लियर? उससे आपका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ने से क्या हो जाएगा, आपका जो 100 मार्क का पेपर है वो प्रॉपर्ली कंप्लीट हो पाएगा। नहीं तो बहुत से बार मैक्सिमम स्टूडेंट की दिक्कत मैंने स्टार्टिंग से बता दी है, 100 मार्क का पेपर होता है बट कितना कितना अटेम्प्ट करके आते हैं, लेट्स से 80 70 ऐसा वहां पे हो जाता है। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। क्लियर? तो उसमें भी हम इंप्रूवमेंट करेंगे ताकि आपका पेपर जो है वो प्रॉपर्ली अटेम्प्ट हो जाए। क्लियर? तो ध्यान दो, तो वो राइटिंग सेशन में अलग से होगा, राइटिंग इंप्रूवमेंट, हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट सेशन में अलग से होगा। यहां पे हम लॉ के बारे में पढ़ने वाले, राइट। आपको लगा उस दिन का सेशन जो है वो है क्या, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे, समझ में आया क्या? पूछ लेगा भावना, भावना पूछ लेगा नहीं? हाँ ठीक है, क्या चल रहा है आपके साथ, क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, ये तो क्लियर है ना? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? मोस्ट ऑफ द केस में आपको ये प्रॉब्लम आने वाला है या आ सकता है कि आपको ऐसे पूछा गया कि लॉ की प्रोविजंस क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे पूछ लूं, जो स्टूडेंट्स पहले नहीं थे, ओके, आपको कंटेंट पे ध्यान नहीं देना है, मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे लिखना है उस पे ध्यान देना है। समझ में आया? मैं कुछ स्टूडेंट बाद में ज्वाइन हो गए ना, ठीक है, तो उन्हें कंसिडरेशन ये यूनिट पढ़ा नहीं होगा, बट मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं ओवरऑल लॉ में कैसे लिखना है उसकी बातें बोल रहा हूं, बट उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा। क्लियर? वो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा कि दिक्कत कहां पे आ सकती है। जैसे कि वहां पे फॉर एग्जांपल कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन जो है वो कंसिडरेशन के लिए क्या बोला गया, इसेंशियल्स पढ़े थे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। ऐसे पूछा गया, एक एक स्टेप बाय स्टेप में क्वेश्चन पूछता जाऊंगा तो आप 100% आंसर दोगे, मुझे पता है। क्लियर? कंसिडरेशन जब नहीं दिया जाता तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप पूछते जाऊंगा तो आप आंसर देते जाओगे। उसके बाद में अगर कंसिडरेशन नहीं तो क्या बोला आपने? वॉइड। ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स है क्या जहां पे कंसिडरेशन ना हो तो भी वो एग्रीमेंट्स वैलिड होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है? यस होते हैं। ऐसे कौन से होते हैं? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, उसमें क्या होना चाहिए? रिटर्न एग्रीमेंट। याद है क्या? हर एक पॉइंट याद आ रहा है ना? मैंने क्या क्या पढ़ाया था? रिटर्न एग्रीमेंट। दूसरा क्या था? रिटर्न एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, करेक्ट है। दूसरा उसमें पॉइंट क्या था? कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। क्लियर? ओके, ये एग्जांपल था, याद है? उस वक्त जो प्रॉमिस प्रॉमिसरी जो है वो क्या होना चाहिए? एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। याद है कि ये पॉइंट्स हमने पढ़े थे। क्लियर? उसके बाद में तीसरा पॉइंट कौन सा था? टाइम बार्ड डेब्ट्स, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेब्ट्स। याद आएगा? ये जो पढ़ा था, याद आया ना? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, मतलब आपको जब मैं स्टेप बाय स्टेप पूछूंगा ना तो आंसर आता जाएगा, बट क्वेश्चन कैसे आते? ठीक है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। समझा क्या है क्वेश्चन? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, और आगे क्या आएगा? एक्सप्लेन। बराबर? ये जो चीजें बोल रहे थे ना वही वहां पे लिखनी है। बस समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, उन्होंने क्या लिखा? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन, इतना ही लिखा, इतना ही। ठीक है, या मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, इतना ही लिखा। बराबर? बहुत सी बार या तो क्वेश्चन बहुत छोटा आएगा उसका आंसर बहुत बड़ा होगा, या फिर क्वेश्चन बहुत बड़ा आएगा उसका आंसर छोटा होगा। क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता है, पहले ही मैंने आपको बता दिया। एक पेज लिखना 5 मार्क के लिए, 2 पेज लिखना 10 मार्क के लिए, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है। यहां पे जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको, चलो ध्यान दो, जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा। ये 5 एग्जाम क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई केस स्टडी का एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूं, स्पेशली केस स्टडी, उसका एक हाथ कोई एग्जाम्पल होगा यहां पे। देखो, यहां पे देखो, ये क्वेश्चन है, केस स्टडी है। केस स्टडी क्या है? मिस्टर बी ने प्रपोजल भेजा एस को बाय पोस्ट, याद कर लो, ठीक है।
याद कर लो, मिस्टर बी ने प्रपोजल भेजा मिस्टर एस को बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस फॉर ₹10 लाख। कितने में बेचा जाएगा? 10 लाख में। एंड पोस्टेड द लेटर ऑन 10th अप्रैल। याद आया कि कुछ एक डायग्राम बनाया था, लेटर पोस्ट हो गया भाई, लेटर पोस्ट हो गया। आगे द लेटर पोस्टेड ऑन 10th अप्रैल 2020 एंड द लेटर रीच्ड टू मिस्टर एस। मिस्टर एस को वो कब मिला? 12th अप्रैल 2020। अच्छा, 12 अप्रैल को लेटर मिल गया, उस दिन ऑफर का लेटर मिल गया, उस दिन हम क्या मानेंगे? क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? ऑफर कंप्लीट। याद है ना, जब लेटर पहुंचता है उस वक्त क्या कंप्लीट होता है? ऑफर का लेटर पहुंचता है, ऑफर कंप्लीट हो गया। क्लियर? उसके बाद में रीच मिस्टर एस ऑन 12th अप्रैल 2020 ही रीड्स द लेटर ऑन 13। अच्छा, पढ़ा नहीं था, समझा गया? 12 को मिल गया बट 13 को पढ़ा उसने। अभी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो गया? 13 को। 12 को पहुंचा, 13 को पढ़ लिया, बराबर। 13 को कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। मिस्टर एस सेंड्स हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। बाद में एस ने सोचा उसके ऊपर और उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दिया। कब? 16th अप्रैल। 16 अप्रैल को जैसे ही लेटर भेजा वैसे ही ये एक्सेप्टेंस किसके ऊपर बाइंडिंग होता है? किसके ऊपर? जिसने भेजा या जिसने ऑफर दिया था, किसके ऊपर था? याद है क्या डायग्राम? डायग्राम में मैंने एरोज वहां पे बना के दिए थे, अगर आपको डायग्राम याद है तो आपको याद रहेगा। किसने? बोलो। बी ने एस को लेटर भेजा, एस ने एक्सेप्टेंस लेटर भेजा। एस ने जैसे एक्सेप्टेंस लेटर भेजा, किसके ऊपर बाइंडिंग है? बी के ऊपर। याद है ना, बी के ऊपर जो प्रॉमिसर था, ऑफरर था, उसके ऊपर बाइंडिंग है। उसके बाद में आगे जो है, एंड द लेटर रीचेस मिस्टर बी ऑन 20th अप्रैल। 20 अप्रैल को लेटर पहुंच गया, एक्सेप्टेंस लेटर किसके पास? किसके पास? बी के पास। ठीक है, तो ये अभी किसके ऊपर एक्सेप्टेंस, किसके ऊपर बाइंडिंग है? एस के ऊपर, बराबर। ऑन 17th अप्रैल मिस्टर एस चेंज हिज माइंड एंड सेंड्स द टेलीग्राम। अच्छा, 17 अप्रैल को उसने टेलीग्राम भेजा। फास्टेस्ट मोड से आप कैंसिल कर सकते हो ना एक्सेप्टेंस, याद है क्या? ठीक है, टेलीग्राम रीचेस ऑन 19th अप्रैल 2020। लेकिन टेलीग्राम कब पहुंचा? 19, बराबर। मतलब एक्सेप्टेंस से पहले क्या पहुंचा? टेलीग्राम। टेलीग्राम में क्या बोल रहे हैं? कैंसिल, कि नहीं मैंने जो एक्सेप्टेंस भेजा था वो मैं कैंसिल करना चाहता हूं, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, मैंने पहले एक्सेप्टेंस भेजा। ठीक है, देन इमीडिएटली टेलीग्राम से क्या कर दिया? मुझे बाद में लगा कि नहीं एक्सेप्टेंस नहीं भेजना चाहिए, तो मैंने कैंसिल करना चाहिए। वो जो एक्सेप्टेंस भेजा उसने इमीडिएटली क्या भेजा? बोलो क्या भेजा? कैंसिलेशन। पहले क्या पहुंचा? कैंसिलेशन या एक्सेप्टेंस? कैंसिलेशन, बराबर। तो आगे, एग्जामिन विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑन विच डेट द ऑफर मेड बाय बी। मतलब बी ने कब ऑफर की? बी की ऑफर कब कंप्लीट है? डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। व्हाट वुड बी द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इफ द लेटर ऑफ रिवोकेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीच टुगेदर। अगर एक्सेप्टेंस लेटर भी साथ में गया और कैंसिलेशन लेटर भी साथ में गया तो दोनों में से क्या इफेक्टिव होगा, इसका भी डिस्कशन उस वक्त हो गया था। ये जस्ट एक एग्जांपल केस स्टडी है। ठीक है, सभी लोग जो बाद में आए, ओके, आपको कंटेंट क्या है उस पर ध्यान नहीं देना है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको इसमें क्या समझाना चाहता हूं, क्या कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? कैसे प्रेजेंट करना है। आपको यहां पे जो क्वेश्चंस है वो कैसे दिए? 1 2 3। कैसे दिए? 1 2 3। इसका आंसर फॉर्मेट में, मतलब पैराग्राफ में नहीं लिखना है आपको, जैसे उन्होंने पूछा उसके अकॉर्डिंगली जाना पड़ेगा। जब ऐसा स्पेसिफिकली दिया जाता है, जब ऐसा स्पेसिफिकली दिया जाएगा, उन्होंने क्या किया? पहले 1 आंसर टू, कितने क्वेश्चन है? 1 2 3, तो आंसर टू 1। ठीक है, तो आपने आंसर बताया था क्या? ऑफर मेड बाय मिस्टर बी विल बी कंप्लीटेड ऑन 13 अप्रैल। बस खत्म हो गया। ठीक है, ये कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन है? 6 मार्क के लिए। मतलब अगर देखा जाए तो 3 क्वेश्चन के लिए उन्होंने कैसे किया? 2 मार्क 2 मार्क 2 मार्क। कैसे किए होंगे? 2 मार्क 2 मार्क 2 मार्क। ठीक है, डन। मतलब ये आंसर कितने में आ गया? लगभग देखो ये आंसर कितने में आ गया? लगभग अगर हम लेके चलते हैं तो किसमें आ गया? एक हाथ लाइन में आ गया। समझ में आ गया? अगर उसका आंसर बहुत बड़ा नहीं है तो आपको उसको खींचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो समझो कि आपको उसे अननेसेसरली खींचना नहीं है। ठीक है, आगे दूसरा क्या दिया है? दूसरा क्या दिया है? एक्सेप्टेंस वैलिड है कि नहीं। पहले क्या मिला? एक्सेप्टेंस लेटर या कैंसिलेशन लेटर? कैंसिलेशन लेटर। तो यहां पे क्या लिखा है? हियर एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। क्यों? As he revoked, revoke करना मतलब कैंसिल करना, his acceptance by telegram before the letter of acceptance reached to Mr. B। मतलब एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचने से पहले क्या पहुंचा है? कैंसिलेशन लेटर। सो व्हाट विल बी इफेक्टिव? कैंसिलेशन। क्लियर? और तीसरा, ठीक है, तीसरा क्या था? तीनों में से क्या करना आपको? मतलब दोनों भी साथ में पहुंच गए तो क्या? ठीक है, इफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड लेटर ऑफ रिवोकेशन रीचेस टुगेदर देन 2 सिचुएशन में आ जाए। तो क्या हो सकता है? 2 सिचुएशन आ सकती है ना। दोनों लेटर साथ में पहुंच गए, आपके सामने पोस्टमैन जो है वो खड़ा है, पोस्टमैन के हाथ में क्या है? लेटर्स। कितने? 2। ठीक है, कौन से? एक लेटर कौन सा है? एक्सेप्टेंस। दूसरा कौन सा है? कैंसिलेशन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया दोनों साथ में आए तो क्या है? तो इस केस में क्या होगा? 2 सिचुएशन बनते हैं। पहला, इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लेटर व्हिच ही रीड्स फर्स्ट। याद है क्या? हमने पढ़ा था, पहला जो पढ़ा जाएगा। आप मुझे बताओ कि ये जो है कितने लाइंस में, ये बड़े बड़े थोड़ा सा फॉन्ट्स यूज किए। आप अगर लिखना जाओ तो आई एम श्योर ये आधे पेज से बड़ा नहीं है।
हाफ पेज से बड़ा नहीं है। और इसमें क्या आपको लगा कि आप लिख नहीं सकते ये चीज, ऐसे कुछ चीज लगी आपको? ये 5 एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, कितने का? 6 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ लगा कि ये मैं लिख नहीं सकता हूं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये कोई तो चीज ऐसी आउट ऑफ द क्या बोलते हैं सिलेबस या अपने दिमाग के बाहर की है, बहुत ही डिफिकल्ट है, नॉर्मल लिखा है ना। लैंग्वेज कैसी है? लैंग्वेज कैसी? सिंपल लैंग्वेज है ना, ठीक है। ये 5 एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंगली आंसर है, ठीक है। तो आपसे बहुत बड़ा कुछ एक्सपेक्ट किया जाए ऐसा नहीं। एक तो पहली बात मन से निकाल दो कि बहुत ही डिफिकल्ट कुछ तो भी हम करने वाले, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हो ना, जिस तरह से आप रिवाइज करो ना, वही चीजें वहां पे जाके लिखनी है। हाँ, मेरे हिसाब से राइटिंग से ज्यादा थोड़ा सा ध्यान किस पे देना है कि एक पर्टिकुलर केस दिया है, उसके नीचे क्या क्या एक्सपेक्टेड है वो समझना, कौन सी प्रोविजन एक्सपेक्टेड है वो समझना। आप लिख पाओगे अगर आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन क्या हो जाता है, उसकी बहुत सी बार क्या बनाई जाती है, हवा बनाई जाती है, ठीक है। हवा मतलब क्या कि बहुत डिफिकल्ट, वो राइटिंग जो है वैसी होना चाहिए, वैसी होना चाहिए, ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। इस वजह से मैं पास्ट एग्जामिनेशन के जो केसेस से आपके सामने ला रहा हूं, ठीक है, ताकि आपका मैं कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकूं, आपको समझ में आ जाए कि डिफिकल्ट सच में होता है। कितने मार्क के लिए आए? 6 मार्क। आप इतना लिख पाओगे तो उसमें से 5 मार्क तो मिलना वहां पे कोई इशू नहीं है। एक हाथ कम पॉइंट लिख दिया ऐसा मान के चलते हैं, और 5 मार्क वहां पे मिल रहे, ठीक है। ऐसे ही आप पूरा अटेम्प्ट कर लेते हो 100 मार्क्स का, तो इजीली आप 70 प्लस 80 प्लस वहां पे जाने के चांसेस बनते, आप अगर लिख के आ रहे हो पूरा पेपर। इस वजह से राइटिंग की स्पीड भी मैटर करते हैं, टाइम मैनेजमेंट भी मैटर करता है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे गलती क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो पहले क्या होता है ऑफर एक्सेप्टेंस, ये एक्सप्लेन करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आदत पड़ी होती है आपको 12th से, क्योंकि 12th के टीचर ने क्या बोला होता है, जब भी आप आंसर लिखो पहले उसका डेफिनेशन लिखो, इंट्रो लिखो, ठीक है। यहां पे बिल्कुल भी नहीं, जितना पूछा गया उतना ही आंसर होगा। एक भी चीज एक्स्ट्रा लिखेगी यहां पे मिलेगा, एक भी चीज एक्स्ट्रा, एक भी चीज, एक भी सेंटेंस एक्स्ट्रा लग रहा है आपको, निकाल के दिखाओ। यहां पे इसमें से कोई सेंटेंस इसमें एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, इसकी जरूरत नहीं थी। जितना जरूरत है उतना ही लिखा है, इस वजह से उनका पेपर किसमें हो गया, मतलब ये आंसर किसमें हो गया, आधे पेज में हो गया, समझा, आधे पेज में हो गया। अगर ये एक्स्ट्रा लिखते तो एक पेज हो जाता, बट इसमें प्रॉब्लम क्या पता है कि जो एक्स्ट्रा लिखा है उसमें आपका टाइम चला जाता, प्लस उसके लिए कितने मार्क्स मिलते हैं, वो एक्स्ट्रा लिखा है उसके लिए कितने मिलते हैं, 0। वो तो कोई रिलेवेंट है नहीं, तो उसके लिए मार्क्स वो देंगे नहीं, ठीक है। तो इस वजह से आपने 0 मार्क्स के लिए डबल टाइम लगाया, जितना ये टाइम लगता था इतना लिखने के लिए। तो आपको टू द पॉइंट जितना पूछा गया उस पे ही रहना है। इससे 2 चीजें हो जाएगी, एक तो आपका टाइमली कंप्लीशन हो जाएगा आपके पेपर का, टाइमली कंप्लीशन। 100 मार्क क्या बोलते हैं उसका लिखना तब डिफिकल्ट होता है जब अननेसेसरी चीजें आप लिख रहे हो। आप अगर टू द पॉइंट लिख रहे हो ना, 100 मार्क का होता है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। मैं जब वहां पे लिखता था तो मेरा जनरली 100 मार्क का अटेम्प्ट होता था थ्योरी पेपर में, जो कि मैक्सिमम लोगों के लिए टफ टास्क होता है, क्या कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा? क्योंकि आप चीजें ज्यादा लिख रहे हो, एक्स्ट्रा लिख रहे हो, जिसकी जरूरत ही नहीं। यहां पे कोई भी एक चीज एक्स्ट्रा है क्या? नहीं है, समझा। मतलब उन्होंने ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सप्लेन किया क्या? किया क्या? नहीं किया। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। ऑफर की कंडीशंस क्या है, एक्सेप्टेंस की कंडीशन क्या है, ये बात चल रही है कि ऑफर का कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, ये बात चल रही है ना। तो उन्होंने किस पे ध्यान दिया है? सिर्फ एक्सेप्टेंस और ऑफर कब कंप्लीट होती है उसी पे ध्यान दिया। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? इज इट क्लियर? कितना मुझे लगता है ये हाफ पेज से ऊपर 100% नहीं जाएगा, ठीक है। आप घर पे एक बार ट्राई कर लेना कि ये हाफ पेज से ज्यादा टाइम लेता है क्या, सॉरी ज्यादा स्पेस लेता है कि, मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि लेटर जो अभी है, फॉन्ट जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है हर एक के ऊपर। मुझे ये भी बताया था सुरभि मैम ने कि कुछ स्टूडेंट ने वो उतना पार्ट जो है वो 8 लाइन में लिखा, कुछ लोगों ने उसे 10 लाइन 15 लाइन, कितने हो गए थे मैक्सिमम, कितने हो गए थे, कितने, 8 मैक्सिमम, और बाकी लोग कितने हो गए थे, 11 12, मैक्सिमम कितना हुआ था, 11 12, ठीक है। 13 हो गए था, इनका ही हो गया था 14, ओके बढ़ाते जाओ, हाँ ठीक है 15। तो ये यहाँ पे क्या है कि आप लिखते वक्त बहुत सी बार क्या होता है, लेटर का साइज भी वहां पे बढ़ा देते हो, तो उसमें भी टाइम चला जाता है। तो वो चीजों के ऊपर कि हाँ इसमें थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया तो आपका टाइम भी थोड़ा सा कम हो जाता है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो वो चीजों से भी वहां पे क्या कि वो अदर चीज है, बट यहाँ पे आप टू द पॉइंट लिखोगे तो उस केस में वहां पे आपका पेपर कंप्लीट होने ही वाला है, एंड पेपर कंप्लीट करोगे तो मार्क्स तो बढ़ेंगे। समझा? अभी ये जो है यहाँ पे ध्यान सुनना, सभी लोग सभी जो आपके सामने दिख रही है वो सभी क्या है, पास्ट एग्जामिनेशन, करेक्ट है। क्या लिखा है, मई 2018, तब ये क्वेश्चन आया था उस एग्जाम में।
मई 2018 में जो पेपर आया था उसमें एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क के लिए, स्टेट द एक्सेप्शन टू द रूल एंड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। जनरली एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है? वॉइड। बट उसके एक्सेप्शन बताने, एक्सेप्शन में क्या आता है कि मतलब जैसे कि एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं तो भी वो क्या हो जाएगा? वैलिड। उसकी उल्टा ना, एक्सेप्शन क्या होता है? उसकी उल्टा, जो नॉर्मल रूल है उसका। ठीक है, तो यहां पे देखो उन्होंने फिर से कंसिडरेशन क्या है उन चीजों पे टाइम नहीं डाला है। क्या किया है? जनरल रूल क्या है उतना लिख दिया, उसके नीचे डायरेक्टली स्टार्ट क्या किया? कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स है जहां पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? विदाउट कंसिडरेशन वो क्या बन जाएगा? वैलिड बन जाएगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो कौन कौन से? नेचुरल लव एंड अफेक्शन वो क्या होना चाहिए? ये वो क्या होना चाहिए? नेचुरल लव एंड अफेक्शन रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, अदर इन्फोर्सिबल विदाउट कंसिडरेशन बिटवीन पार्टनर। यहां पे एक चीज मिसिंग है, हाँ है स्टार्टिंग में, रिटर्न एंड रजिस्टर, ये आना ही चाहिए। समझा? ये पॉइंट आ गया तो आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में क्या है? कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट्स, एजेंसी कंप्लीटेड गिफ्ट, बेलमेंट। ठीक है, एंड चाइल्ड। समझा? क्लियर? क्या क्या बात समझे आपको? ये 2 क्वेश्चन देखिए, उससे समझा क्या है? ठीक है, एक्सप्लेनेशन सॉरी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन इसमें पढ़ना नहीं अनलेस स्पेसिफिकली उसके बारे में। जैसे कि व्हाट इज एक्सेप्टेंस पूछा गया, व्हाट इज एक्सेप्टेंस पूछा गया तो आप एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दोगे, क्योंकि उन्होंने पूछा ही एक्सेप्टेंस क्या है बता दो। एक्सेप्टेंस बताने के लिए उसके डेफिनेशन क्या होता है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, बट यहां पे आपका क्वेश्चन व्हाट इज एक्सेप्टेंस, व्हाट इज कंसिडरेशन नहीं, एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन है। ठीक है, समझा क्या? तो आपको उसी पॉइंट पे आना पड़ेगा। मैंने जब पेपर देखे मैक्सिमम स्टूडेंट, और ये आपकी फ्रैंकली गलती नहीं, 11 12 में ऐसा ही सिखाया जाता है, जितना मतलब मैंने भी सिखाया कि क्या पहले क्या लिखो, डायरेक्टली आंसर स्टार्ट नहीं करना, ऐसे बोला होगा ना। ठीक है, तो क्या करना है पहले? इंट्रो, डेफिनेशन, ठीक है, और क्या मीनिंग या जो और क्या या कुछ फॉर्मूला या कोई भी चीज हो। यहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं, वो सबसे पहला चेंज करना है। और आपको जब आप लिखोगे ना तो डर लगेगा। मैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चन क्यों लेके आया हूं? क्योंकि आपको ये दिखाने के लिए डरना नहीं है। क्योंकि हम कोई चीज कट करते तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है? हम डरते हैं किस बात से? कहीं हम लिखेंगे नहीं तो मार्क्स कम ना हो जाए। बड़ी आपके सामने आंसर है पास्ट एग्जामिनेशन के। क्लियर? जितना आप टू द पॉइंट रहोगे उतने आपको एक तो टाइम कम लगेगा और मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे। क्लियर? और वो पॉइंट्स हाईलाइट हो जाएंगे जो एग्जामिनर ढूंढ रहा है, वही मिलेंगे ना उसको। ठीक है, आगे यहां पे फिर से 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया। डिफाइन कंसिडरेशन, व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंसिडर अभी यहां पे बोला डिफाइन कंसिडरेशन, बराबर? तो आप क्या 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 लिखोगे कंसिडरेशन के लिए? क्या बोला था? एक वर्ड बोला था एक अलग, क्विड प्रो को। ठीक है, मतलब क्या होता है? समथिंग रिटर्न। समथिंग में क्या आएगा? वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। बाद में उसमें क्या आता है? गुड्स, मनी, स्किल, प्रॉमिस। याद है क्या? तो वो अब अभी लिखोगे, क्योंकि क्या क्यों लिखोगे? क्लियरली क्या बोला है? डिफाइन कंसिडरेशन। अगर पूछा गया हो तो ही लिखना है, अदरवाइज मत लिखो, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। ये सबसे पहली आदत आप में डलनी चाहिए। समझा? केस स्टडी कैसे लिखनी है वो तो हम आगे बढ़ेंगे, मतलब क्या कि कैसे पॉइंट्स वहां पे आने चाहिए, एक एक करके पॉइंट आप लिखोगे। ठीक है, बट सबसे पहले आपका जो एक फंडामेंटल जो सिखाया गया, आपके दिमाग में बिठाया गया है कि नहीं ये चीजें लिखनी होती है, वो आपको निकाल देना है। बाद में उसके जो इसेंशियल्स है, लीगल रूल्स क्या है? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजर्व प्रॉमिसर, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन। बराबर, ये उन्होंने पूछा ही। देखो यहाँ पे कंसिडरेशन मस्ट मूव होना चाहिए, यहाँ पे नन हो गया। ठीक है, एट द डिजर्व प्रॉमिस कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिस। समझा? और आगे देखो, हाँ और एक चीज सभी लोग ध्यान सुनना। ऐसा जब होता है तो हमें ये समझ में नहीं आता कि जब पॉइंट्स हम लिखते तो आगे कितना एक्सप्लेन करना है। बराबर, आगे के एक्सप्लेनेशन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। मैं बार बार बोलता हूं कि आपको मेन पॉइंट क्या है? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। ठीक है, तो आगे आप 1-2 लाइन में लिख दो क्या? Who will decide the consideration? कौन रिक्वेस्ट करेगा कंसिडरेशन? 1-2 लाइन में लिख देना। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं? पॉइंट लिखने के बाद में 5-6 लाइन एक्सप्लेनेशन में लगा देते हैं। यहां पे कितना लगाया पर टाइम? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजर्व प्रॉमिसर, एक्ट डन एट द डिजर्व थर्ड पार्टी इज नॉट कंसिडरेशन। एक ही लाइन लिखा है। समझा? आप अगर पॉइंट्स के अंदर का एक्सप्लेनेशन बढ़ाते हो तो भी क्या हो जाता है? आंसर बड़ा हो जाता है, बट उसके मार्क्स नहीं मिलते। जो भी एग्जामिनर कैसे चेक करता है? एक्चुअल में कैसे चेक होता है? साइड में सजेस्टेड होगा, बराबर? वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर आईसीआई ने उसका सजेस्टेड दिया होगा, वो साइड में होगा, आपका पेपर साइड में होगा। ठीक है, वो ये जो मेन पॉइंट्स है वो आपने कवर किया कि वो चेक करता जाएगा।
ठीक है। अंदर का एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन के लिए मार्क्स नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट आप उसको 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन यहां पे लिख सकते हो, बट लिखा तो उसके लिए कोई ज्यादा मार्क्स मिलने वाले ऐसा नहीं है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, पॉइंट। ठीक है, पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो, अभी तक हमने जो ये निकाले क्या बोलते हैं उसे, कंक्लूजन। ठीक है, तो वहां पे लिख देना पहला रूल्स, रूल्स वहां पे लिख देना, एक दो पेजेस वहां पे उसके लिए पहले छोड़ दो रूल्स की क्या क्या चीजें समझ में आ रही। ठीक है, पहला देयर इज नो नीड टू राइट, क्या देयर इज नो नीड टू राइट, देयर इज नो नीड टू राइट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, there is no need to write introduction, comma, definition, comma, meaning, unless it is specifically, unless it is specifically क्या, unless it is specifically asked, mention, asked, जो लिखना है वो लिख दो। ठीक है, समझा। दूसरा सेकंड, देखो अभी जहां पे जैसे कि पढ़ा था हमने क्या, व्हाट इज एक्सेप्टेंस, अगेन डिफाइन क्या था, कंसिडरेशन ना, तो उसमें अगर उन्होंने बोला है तो हम लिखेंगे, नो डाउट उसमें तो लिखना ही पड़ेगा जहां पे पूछा गया। तो लास्ट लाइन क्या थी, अनलेस इट इज स्पेसिफिकली आस्क्ड, अगर उन्होंने पूछा हो कि व्हाट इज कंसिडरेशन, डिफाइन कंसिडरेशन, मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, तो वो चीजें आप लिखोगे, लिखनी पड़ेगी। क्लियर, समझ में आ गई, पहला जो रूल है। दूसरा सेकंड, हाँ लिख देना ऑल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे लीगल रूल्स उसमें जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ऑल पॉइंट्स आर कंपल्सरी बट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉइंट shall be in one or two line, in one or two line, unless क्या, कुछ केस में एक ही पॉइंट पूछा हो और उसका ही आपको एक्सप्लेनेशन बताना हो, unless detailed explanation is required। अच्छा मैं आपको बता देता हूं इसका एग्जांपल, अभी यहां पे क्या बोला है, यहां पे क्या बोला, लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन बोला है ना, तो इतने लीगल रूल्स है वो लिख दिया। उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर रूल के बारे में पूछा नहीं, समझा। अगर वो बोलते कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, एक्सप्लेन, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, एक्सप्लेन, ऐसा लिखा है। तो इसमें स्पेसिफिकली क्या बोल रहे हो, सिर्फ ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, समझा। देन आपको वहां पे उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन वो सभी यहां पे क्या करनी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी। देन एक लाइन में वहां पे कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो क्लियरली बोल रहे हैं वो पॉइंट एक्सप्लेन करना, समझे मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, बट ऐसा पूरा क्वेश्चन आ गया जिसमें सभी पॉइंट्स बताने, तो उसमें हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं होना चाहिए, जरूरत नहीं है। अगर इससे आपको मार्क्स या उसके ऊपर फोकस नहीं, फोकस किस पे, मेन पॉइंट्स पे, समझा, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, ठीक है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, एक्सप्लेन, तो किस पे फोकस है उनका, किस पे फोकस है, ये जो सेकंड वाला है, ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला दिख रहा है ना, ठीक है, इस पे
तो आप उसका एक्सप्लेनेशन एक लाइन में नहीं दोगे, वहां पे जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है 4-5 लाइन, या उसका एग्जांपल भी दे दो। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हर एक चीज के नहीं, अगर उन्होंने क्लियरली पूछा है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिस और अदर पर्सन, ठीक है, एक्सप्लेन, तो आप क्या करोगे, सभी पॉइंट्स लिखोगे जितने उसके पॉइंट्स है, एंड प्लस क्या लिखोगे, एग्जांपल भी बता दोगे अगर वो एक पॉइंट को हाईलाइट करे, एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है तो। समझा क्या है? जब ओवरऑल क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक एक पॉइंट इतना एक्सप्लेन करोगे तो लेंदी हो जाएगा, आपका टाइम चला जाएगा, मार्क्स जो है, मार्क्स तो मिल जाएंगे ठीक है, बट आगे के जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, आपका पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्लियर? समझा? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, कौन सा पॉइंट लिखा आपने? दूसरा लिखा ना, ठीक है, थर्ड। Marks are not based on quantity of words written but it is based on specific provision. Therefore, answer may be presented, may be बोल रहा हूं, कंपल्सन है, may be presented in 5 to 6 lines. ये मैं क्यों लिख रहा हूं समझ में, दिमाग से ये निकाल देना पड़ेगा आपको बार बार, ये जो है ना रूल्स, जब भी आप आओगे ना एग्जाम में तो आपके दिमाग में ये पढ़ के आना है कि नहीं 5-6 लाइन में भी आंसर आ सकता है। अगर आपका आंसर 5-6 लाइन में आ रहा है, आपको पता है कि यार ये यही चीज है, ठीक है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। नहीं तो क्या है कि अननेसेसरी चीजों को क्या किया जाता है, अलग अलग तरीके से रिपीट करना स्टार्ट कर देते हो, ये बिल्कुल भी करना नहीं है, टू द पॉइंट है, तो उस केस में फर्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग में पहले तो डाल दो, क्योंकि मुझे भी यही चीज बताई गई थी, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो एक पेज लिखना होता है पहला, बराबर ना, ये पूरा पेज लिखना होता है, ऐसा मान लो ये पेज है तो ये पूरा पेज 5 मार्क के लिए लिखा जाता है, ऐसी कुछ चीजें आपके दिमाग में, ठीक है। तो मान लो कि मेरा आंसर आ रहा है इतना ही आ रहा है, ऊपर का मतलब वहां पे लेके चलता है, ठीक है, इतना ही आ रहा है, मतलब 33% ऑफ द पेज लॉ में आ रहा है, ठीक है। तो डर लगता है, डर किस बात का लगता है, मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उस केस में वहां पे क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्वांटिटी पे फर्क पड़ता है नहीं, 5-6 लाइन में भी आंसर आ सकता है, अगर आपको पता है कि यही है उसका, तो आपको उसे खींचने की जरूरत नहीं। इसी वजह से मैं आपके सामने क्या ला रहा हूं, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस ला रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो, आगे कुछ वहां पे पढ़ लेते क्या लिखा है, जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज void, यहां पे कुछ करेक्शन है, इज void, discuss the cases where the agreement though made without consideration will be valid। क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछा है, जनरल रूल क्या है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज void, क्लियर। डिस्कस द केसेस, हाँ क्या बोल रहे हैं, आगे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, डिस्कस द केसेस वेयर द एग्रीमेंट दो मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड, मतलब वहां पे कंसिडरेशन नहीं है तो भी वैलिड होगा। पूछने का तरीका अलग है, बट क्या क्वेश्चन है, एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन हो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके एक्सेप्शन वही पूछ रहे हैं ना। क्या आंसर दिया देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे देखो, पहले एक हद वहां पे क्या की लाइन आपने लिख दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके, तो यहां पे फोकस फिर से, स्टार्टिंग में थोड़ा लिखा है, लिखने की 1-2-3 लाइन लिखोगे, कंसिडरेशन होना चाहिए इतना लिख दो, एंड डायरेक्टली आप किस पे आ जाओगे, शिफ्ट किस पे, एक्सेप्शन कौन सा है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, बाद में क्या है, हाँ एजेंसी है, बेलमेंट है, कंप्लीटेड गिफ्ट है, यहाँ पे कंप्लीट जिन, क्या आ गया ये, हाँ चाइल्डी, ठीक है। तो ये सभी है, कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ये सभी है, क्लियर। तो अभी यहां पे देखो कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स का पूछा था, 5 मार्क। अगेन 5 मार्क के लिए जितना लिखा है ना वो एक्चुअल में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। आप जहां पे लगता है वहां पे कट डाउन कर सकते हो, जैसे कट डाउन वहां पे क्या, मैं आपको बोलूंगा उस वक्त कट डाउन आप किस पे करना, पहला ये थोड़ा सा इस केस में ज्यादा दिया है, ठीक है। वही बात है, आप देख लो, पढ़ लो, कोई वहां पे अलग से बताया नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में ओनली बी पॉसिबल व्हेन कंसिडरेशन इज देयर, ऊपर लिखा है ना,
ठीक है। द जनरल रूल इज एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन वाइज, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है, और क्वेश्चन में भी वही पूछा है। तो ये जो है वो स्टार्टिंग वाला नहीं हो तो भी चलेगा। ओके, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंड एग्रीमेंट कब होता है, रिटर्न रजिस्टर्ड होना चाहिए बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एजेंसी एक लाइन में दिया, बिलमेंट एक लाइन में दिया, कंप्लीटेड गिफ्ट भी एक हाथ दूसरे लाइन में दिया। इसका एग्जांपल देना है तो दे दो, मत दो, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स बताने हैं, चैरिटी है, ठीक है, केस स्टडी पता हो तो लिख दो। हाँ, सबसे मेन सर सेक्शन लिखना कंपलसरी है क्या, ध्यान दो। हम क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में पूरे प्रोविजन अच्छे से समझ लेंगे, देन आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट मैं दे दूंगा और केस स्टडीज की लिस्ट में दे दूंगा, समझा। एक साथ सभी चीजें वहां पे सर पे डालूंगा तो टेंशन आ जाएगा कि मुझे ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, समझा, ठीक है। पहले समझ लेंगे प्रॉपर्ली क्या है लॉ, प्रोविजंस क्या है, रूल्स क्या है, ठीक है, एंड वहां पे क्या करेंगे बीच में, ओके, एक पर्टिकुलर दिमाग में वहां पे चले गए तो इसके लिए केस स्टडी, इसके लिए सेक्शंस, मतलब इसे हम बाइफरकेट कर लेंगे। बाइफरकेट किस वजह से कर लेंगे, क्योंकि एक साथ मल्टीपल चीजें मैं बोलता हूं याद रखने के लिए, तो स्टूडेंट वहां पे उनको एक बर्डन आ जाता है, टेंशन आ जाता है। आपको अगर प्रोविजन सभी याद है और बाद में बोला कि यार इस प्रोविजन के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है, तो सेक्शन अलग से याद रखना बहुत ईजी हो जाता है, एक साथ सब याद रखना, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं, सब लोग ध्यान सुना, ठीक है। अब सेक्शन लिखना कंपलसरी, क्या कंपलसरी नहीं है, ठीक है, बट लिखा तो एनी टाइम वो बेटर है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं तो आपको प्रेजेंटेशन वाइज वहां पे कि आपको एक एडवांटेज देता है। आपने सेक्शन नहीं लिखा तो मार्क्स कम हो जाएगी, ऐसा भी देखा नहीं मैंने जब पेपर चेकिंग करके जब आए कि इसने सेक्शन लिखा इसने नहीं लिखा, तो इस वजह से उनके मार्क्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ऐसा भी वहां पे देखा नहीं। बट हम सेक्शन लिखने की कोशिश 100% करेंगे, उसे स्किप नहीं करेंगे। अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करेंगे ना, समझ में आ गया ना। बट उसका एक बर्डन नहीं लेना कि ये नहीं लिखा तो मैं फेल हो जाऊंगा, मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसा वहां पे टेंशन नहीं लेना है। एक ध्यान रखना है कि गलती से भी गलत सेक्शन में लिख के मत आना। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, ये सेक्शन था या वो सेक्शन था, तो वो लिख के आते हैं। ऐसा कंफ्यूजन है तो मत लिखो, क्यों, क्योंकि आपने सेक्शन गलत लिखा तो मार्क्स कम हो जाएगी, ये 100%, क्योंकि आपने कानून ही चेंज कर दिया। कानून बोल रहे सेक्शन 10 इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भाई आपने क्या नहीं कहा, नहीं सेक्शन 11, ठीक है, या सेक्शन 5 ऐसा वहां पे लिख दिया, तो आप क्या कर रहे हो, कानून ही गलत कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में मार्क्स कट हो जाएंगे और उसका ध्यान गया उस चीज पे, ठीक है, तो 100% मार्क्स क्या कर देगा, कट कर देगा, ठीक है। तो क्या है, सेक्शन लिखना है अच्छी बात है, लेकिन गलती से भी गलत सेक्शन नहीं लिखना। आपको कंफ्यूजन है कि ये दोनों सेक्शन में से कुछ कंफ्यूजन है, कौन सा पता नहीं, मत लिखो, ठीक है, बट गलत लिख के मत आना। आपको जब श्योर है कि ये सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल है तो ही वहां पे लिखना है, क्लियर, ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें आपको एक चीज समझी क्या, एक ही चीज पे बार बार क्वेश्चन है। अब ये लास्ट वाला भी वही था क्वेश्चन, क्या था, explain the following statement in the light of provisions of Indian Contract Act 1872. Agreement made out of love and affection are valid agreement and promise to pay time barred debts cannot be enforced. क्या है ये, किसके ऊपर है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। उसके मतलब अभी तक जो क्वेश्चंस आपने देखे वही देखे ना। पास्ट एग्जामिनेशन देखने से एक फायदा होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस होता है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या किसके ऊपर, ये उन चीजों के ऊपर हम थोड़ा सा और अटेंशन दे सकते हैं, करेक्ट है, इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन दिया जा सकता है। तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाएगा ज्यादा, क्यों, आपको क्या लगता है शॉर्ट में लिखना है वो पॉइंट या थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए, क्यों क्यों एक्सप्लेन करना चाहिए, आपको लगता है एक्सप्लेन करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, वो पूरे रूल्स बता दो, ऐसा नहीं बोला है जैसे एजेंसी बेलमेंट ये बाकी जो आते हैं वो बताओ, ऐसा नहीं बोला, ये 2 पॉइंट एक्सप्लेन करो, ऐसे ही क्लियरली बोला। तो उस 2 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आप वहां पे बेटर दे दो, प्रॉपर दे दो, जो आप दे सकते हो। जब स्पेसिफिक पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है तो उसके ऊपर आप डिटेल्स दे दो, देना चाहिए। ये मैंने ये क्वेश्चन आने से पहले ही मैंने बता दिया कि अनलेस वहां पे पहले रूल में या दूसरे रूल में लिखा भी है, अनलेस वहां पे स्पेसिफिकली आस्क्ड, क्लियर। यहां पे देखो अभी केस स्टडी एक, हाँ एक देख लेते हैं। मिस्टर सोहनलाल सोल्ड 10 acres of his agricultural land. Mr. Sohanlal sold 10 acres of agricultural land to Mr. Mohanlal on 25th September 2018 for rupees 25 lakh. The property papers mention a condition amongst other details. Property papers बाकी conditions लिखे that whosoever purchase, हाँ परचेस, हाँ यहाँ पे देखो
हाँ ये केस क्या है, सब लोग ध्यान सुनना, ये केस का डिस्कशन बाकी है अभी भी, बट केस स्टडी कोई तो देखनी है, इस वजह से ले लेते, और कोई केस स्टडी के देख लेते इसको, जस्ट मिनट। हाँ यहाँ पे देखो, मिस्टर रमेश, ध्यान दो, मिस्टर रमेश promised to pay 50,000 to his wife Mrs. Lali so that she can spend the sum on her 30th birthday। ठीक है, मतलब बीवी का 30वां बर्थडे है, तो रमेश ने क्या किया, 50,000 रुपए मैं दूंगा बर्थडे के लिए, ऐसा प्रॉमिस कर दिया। मिसेस लाली इंसिस्टेड हर हस्बैंड टू मेक अ रिटर्न एग्रीमेंट। अच्छा, अरे आपके पास से कोई तो मतलब मेरे क्लास में बैठ के गई होगी, ठीक है, लाली, मुझे नाम याद नहीं, हाँ ठीक है, उसने क्या बोला, रिटर्न एग्रीमेंट बनाओ, रिटर्न एग्रीमेंट बनाओ। ठीक है, आगे, मिस्टर रमेश मेड अ रिटर्न एग्रीमेंट एंड द एग्रीमेंट वाज रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। ओ दिमाग, टैलेंट, ठीक है, टैलेंट है। मिस्टर रमेश फेल टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट टू हिज वाइफ। मिस्टर रमेश फेल टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट टू हिज वाइफ मिसेस लाली। Mrs. Lali wants to file suit against Mr. Ramesh and recover the promised amount, referring to the, वो क्या चाहती है, केस करना चाहती है, applicable provisions of the Contract Act 1872 advise whether Mrs. Lali will succeed। ठीक है, लाली को सक्सेस मिलेगा, यश मिलेगा, यश यश मिलना चाहता है क्या तू लाली नाम बाजे, हाँ ठीक है, सर एडवाइस वेदर मिसेस लाली विल सक्सीड। ध्यान दो, ध्यान दो, अभी यहाँ पे आपको क्या है, ये क्या है, केस स्टडी है, केस स्टडी है, तो आपको कैसे लिखना है, सभी लोग किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, पहले आप लिखोगे, सभी लोग ध्यान सुनना। पहला, एप्लीकेबल एक्ट कैसे लिखोगे, मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फॉर्मेट दे रहा हूं, अब उस फॉर्मेट से जाओगे तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या क्या चीजें लिखनी है। पहला लिखो, एप्लीकेबल एक्ट, एप्लीकेबल एक्ट मतलब ये जो अभी, इसके लिए एप्लीकेबल एक्ट कौन सा लिखोगे, अभी जो पढ़ा था, अभी जो पढ़ा था उसके लिए एप्लीकेबल एक्ट कौन सा था, कौन से एक्ट के ऊपर, कौन से कानून के ऊपर ये क्वेश्चन था। अरे कानून है कि वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अरे कहां पे प्यार में पढ़ा है तू, रिचार्ज ही करता बैठ, हाँ बार बार रिचार्ज हो गया तो ऐसे लव एंड अफेक्शन वही समझेगा, मैंने तो ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन में रिचार्ज किया ये कानून इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये आपको मेंशन करना है, क्योंकि क्या होता है देखो, कुछ जगह पे पैराग्राफ में आंसर आते हैं, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, ऐसा वहां पे आ जाता है। ठीक है, तो आप, मैं क्या कर रहा हूं, हेडिंग वाइज जा रहा हूं ताकि ये चीजें आप स्किप ना कर दो, ये लिखनी है, समझा। आप तो वैसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, बट अगर आपने उसकी हेडिंग बना दी है तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या आ जाएगा, आ ही जाएगा ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलोगे नहीं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ हेडिंग्स बना के दे रहा हूं। एप्लीकेबल एक्ट, यहाँ पे क्या लिखोगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, बाद में क्या, दूसरा क्या आएगा, एप्लीकेबल फॉर्मेट, वहां पे लिख देना फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन, एप्लीकेबल सेक्शन, ठीक है, एप्लीकेबल सेक्शन ऑब्लिक केस स्टडी, जो भी आपको पता है, इनकेस पता है उसके ऊपर कोई एप्लीकेबल सेक्शन ऑब्लिक केस स्टडी, अगर इसके ऊपर कुछ आपको पता है, कोई सेक्शन पता है, सभी लोग ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको किसी आंसर का सेक्शन पता नहीं है, केस स्टडी पता नहीं, तो ये पॉइंट लिखो ही मत, आपके प्रेजेंटेशन में वो कहीं पे आएगा ही नहीं, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं, स्किप कर दो, लिखो ही मत। अगर आपको क्लियरली पता है कि केस स्टडी इसके ऊपर अवेलेबल है, जैसे माइनर के ऊपर आ गया, माइनर ने क्या किया, माइनर ने लोन ले लिया, उसके लिए प्रॉपर्टी क्या कर दी, मॉर्गेज कर दी, देन वो बोल रहे कि मैं तो माइनर हूं, मैं पर्सनली लायबल नहीं हूं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एप्लीकेबल एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एप्लीकेबल केस स्टडी, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष,
बराबर। अगर आपको पता है, अगर आपको केस स्टडी नहीं पता है तो ये पॉइंट ही मत लिखो, नहीं तो पॉइंट लिखा उसके सामने कुछ नहीं लिखा, ऐसा मत करना। क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? देखिए ये पॉइंट तभी लिखना है जब आपको पता है, नहीं पता है तो क्या कर दो, स्किप, लिखो ही मत। बराबर, ऐसा मत करना कि मैंने ये लिख लिया एप्लीकेबल सेक्शन ऑब्लिक केस स्टडी एंड देन आगे कुछ नहीं लिखा, ऐसा मत करो। अगर आगे लिखने के लिए कुछ नहीं है तो ये पॉइंट ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शनल, ये लिखो वहां पे ऑप्शनल, ये है ऑप्शनल, ये है ऑप्शनल। हाँ, आपको सेक्शन भी पता है, केस स्टडी भी पता है, तो एप्लीकेबल सेक्शन का अलग लाइन बना दो, एप्लीकेबल केस स्टडी का भी अलग से बना दो, ठीक है। जब आपको पता है तो आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। नहीं पता है स्किप कर दो, मत लिखो। मतलब ऐसा मत करो कि मैंने वो हेडिंग लिख दी पर सामने कुछ नहीं लिखा है, तो ये प्लीज मत करना। ऑप्शनल इसलिए लिख रहा हूं कि ये डिपेंड करता है कि आपको पता है उसके लिए कोई सेक्शन या केस स्टडी है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला एप्लीकेबल, एप्लीकेबल प्रोविजन। अपने लॉ में क्या पढ़ा है वो देखना है। देखो स्टूडेंट क्या कहते हैं, हाँ ये लिख लो पहले एप्लीकेबल प्रोविजन। देखो बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे, ये पेपर देखे, इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं, बहुत से स्टूडेंट जनरलाइज स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है, एज पर माय ओपिनियन या जनरली, ठीक है, ओके, ऐसा वहां पे लिखा जाता है। मतलब ये लिखने की आदत हो सकती है, या आप उस आंसर के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो, ये भी हो सकता है। जनरली ऐसे वर्ड्स कब आते हैं, ठीक है, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द आंसर, क्लियर, तो आप क्या लिखते हो, जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, क्लियर। ये अगर स्पेसिफिकली आपको प्रोविजन पता है तो ऐसे वर्ड्स कहीं पे नहीं आने चाहिए। किसी भी आंसर में एज पर माय ओपिनियन ऐसे वर्ड्स नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। स्टूडेंट को आदत होती है एज पर माय ओपिनियन दैट कौन, लाली विल नॉट सक्सीड। ये आपसे पूछा नहीं आपका ओपिनियन, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये प्रोविजन है एंड प्रोविजन के हिसाब से ये आंसर आता है, ये दिखाना है, ठीक है। खुद का वहां पे ओपिनियन, ऐसी कोई जनरलाइज वर्ड्स यूज नहीं करने। अब इसके लिए कौन सी प्रोविजन एप्लीकेबल है, कौन सा रहा, पहले तो दो प्रोविजन, दो तीन प्रोविजन मेरे हिसाब से निकल के आए। पहला, ठीक है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जहां पे क्या होता है, व्हेन देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, याद है क्या, अगर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं है तो ऐसे एग्रीमेंट वैलिड नहीं होते, वॉइड होते। उसे हम क्या बोलते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। जनरली अगर नियर रिलेशन में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं तो क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। बट क्या क्या अभी, हाँ ये तो लिखना है, ये तो प्रोविजन है ना, कि हाँ वो जो बोल रहे हैं उसका एक प्रोविजन है, क्या, किस प्रोविजन पे बोल रहे वो, किस प्रोविजन पे, कि अगर कहीं पे कंसिडरेशन नहीं है, लीगल रिलेशन बनाने का इंटेंशन नहीं है, तो ऐसे केस में एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड होता है, ओके, वैलिड नहीं होता है। भैया आपने लिख दिया, बट इसके लिए आगे क्या लिखोगे, और कुछ लिखना है, ये केस के लिए, ये केस के लिए और कुछ लिखना है। कौन सा केस था, कि हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया वो 30th बर्थडे पे 50,000 रुपए का गिफ्ट देगा, और ये चीजें राइटिंग में और रजिस्टर्ड मैनर में होगी। तो कुछ याद है, क्या याद है, एक पॉइंट था ना, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन सा एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन में क्या था, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एक्चुअली ये आंसर में उन्होंने कवर नहीं किया, ठीक है, बट ये पॉइंट 100% आना चाहिए, क्लियर, ओके। क्या हो गया, हाँ नहीं, कौन छेड़ रहा है, हाँ हाँ, चलो ध्यान दो, जब सीरियसली चल रहा है आपस में कुछ करते मत जाओ, नहीं तो एक को वहां पे बिठाऊंगा, एक को यहाँ पे बिठा दूंगा, ऐसा आगे की बेंच पे, ठीक है। तो जब सीरियस कोई डिस्कशन चल रहा है तो नहीं, ऐसा वहां पे नेचुरली जो हंसी मजाक चल रहा है उसमें कुछ आप भी हंसी मजाक कर रहे हो, कोई इश्यू नहीं, तब कुछ बोलता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेबल प्रोविजन, एप्लीकेबल प्रोविजन में आप क्या लिखोगे, बट एज पर क्या, एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें वहां पे क्या हो रहा है, इफ एग्रीमेंट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड एंड देयर इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है, तो जो भी रूल है वो वहां पे लिख दिया, देन दैट एग्रीमेंट इज वैलिड, इट कैन बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, बराबर। तो ये वहां पे आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखो, इसमें वहां पे क्या हो गया, ये लिख दिया, उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में या तो उसे एनालिसिस, आप कोर्ट का सॉरी जो केस है उसका एनालिसिस ऑब्लिक एक्सप्लेनेशन, इन दोनों में से एक कोई लिखोगे, इन दोनों में से एक, आइदर एनालिसिस लिखो या फिर एक्सप्लेनेशन लिखो, एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस ऑब्लिक एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस ऑब्लिक एक्सप्लेनेशन,
बोलो क्या होता है उसमें, आप क्या करोगे, यू हैव टू लिंक द केस विद द प्रोविजन। जो केस उन्होंने दिया, क्या दिया केस, क्या दिया केस, लाली, इतना याद है क्या, क्या दिया केस, क्या दिया तो लाली, हाँ ठीक है, केस क्या दिया है, हस्बैंड प्रॉमिस वाइफ, ठीक है, टू पे 50,000 रुपीज ऑन 30th बर्थडे, ठीक है, इज जनरली, ओके ये क्या है, ये कौन सा जनरली, या मतलब वहां पे क्या बोल सकते हैं, इन दिस केस देयर इज नो एक्चुअल इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अगर देखा जाए तो इंटेंशन वहां पे नहीं है, क्लियर, वो वहां पे रूल के हिसाब से कोई इंटेंशन वहां पे नहीं है, क्लियर, बट आगे क्या लिखोगे, यू आर लिंकिंग द केस विद द प्रोविजन, जो उन्होंने ऊपर जो केस दिया उसे प्रोविजन के साथ कनेक्ट करना है, कि आप जो बोल रहे हो ना कि सक्सीड होगा नहीं होगा, तो किस बेसिस पे बोल रहे हो, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लाली ने स्पेसिफिकली क्या बोला कि नहीं कोर्ट में जाना है, ठीक है, तो वहां पे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं किया, बट आगे क्या बोलोगे, इन दिस केस इट इज स्पेसिफिकली गिवन दैट agreement is in writing and registered and as per, मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर का केस स्टडी जो है किसके साथ लिंक कर रहा हूं, केस स्टडी किसके साथ, प्रोविजन जो ऊपर लिखे ना उन दोनों कनेक्शन बना रहा हूं, बराबर ना, कि आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ये प्रोविजन इस केस के साथ कैसे एप्लीकेबल है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, ये प्रोविजन इस केस के साथ कैसे एप्लीकेबल है, ये आपको प्रूव करना पड़ता है, तो उसमें वहां पे क्या, उस कैरेक्टर का नाम होगा यूज करोगे, लाली ने वहां पे क्या किया, ऐसा एग्रीमेंट ले लिया, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, देयरफॉर इट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, बट क्या, ठीक है, बट क्या, एज पर एक्सेप्शंस टू द नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इफ एग्रीमेंट इज मेड, क्या बोल सकते हैं, नेचुरल, हाँ, agreement is signed or agreement is made with natural love and affection, okay, and if it is registered as well as written, ठीक है, then it can be enforced in the court of law। आपको क्या करना है, दोनों को कनेक्ट करना है, इसे किसको, दोनों को मतलब क्या, दोनों का कनेक्शन दिखाना है, किसका लिंक दिखाना है, बिटवीन प्रोविजन एंड द केस, प्रोविजन एंड द केस, यहां पे प्रोविजन और केस में इसमें कंक्लूजन कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ प्रोविजन कैसे इस केस के साथ कनेक्टेड है, ये वाली प्रोविजन इस केस में कैसे अप्लाई होती है, ठीक है, ये आपको दिखाना है कि लाली ने क्या बोला, बाद में वहां पे हस्बैंड क्या बोल रहा है, ठीक है, इसका कनेक्शन उस केस के साथ जोड़ना है, तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे एप्लीकेबल प्रोविजन में यहां पे लिख देना राइट स्पेसिफिक प्रोविजन, इसमें जनरलाइज कुछ नहीं, नो जनरलाइज्ड आंसर ऑब्लिक नो जनरलाइज आंसर ऑब्लिक मीनिंग उसे एक्सप्लेन ऑब्लिक एक्सप्लेनेशन, मतलब उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करना है, समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर, एक्सप्लेन करते बैठना नहीं कि हाँ इस वजह से हम बोल रहे हैं, यहां पे नहीं, आगे इस केस के साथ वहां पे अगले पॉइंट में एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, यू हैव टू, यहां पे क्या कनेक्ट करना है, प्रोविजन विथ किसके साथ, केस स्टडी, किसके साथ, केस स्टडी ऑब्लिक क्वेश्चन गिवन, दोनों कनेक्ट करना है, इसमें स्पेसिफिक कनेक्शन होगा, कोई कंक्लूजन नहीं, ठीक है, कंक्लूजन नहीं, सिर्फ कनेक्ट करना है कि ये चीजें यहां पे अप्लाई हो रही है, ठीक है, कहां पे अप्लाई हो रहा है, ओके, पहले तो क्या था, हस्बैंड वाइफ के बीच में एग्रीमेंट है, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जब एग्रीमेंट बनता है, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ऊपर प्रोविजन लिखा था ना, ठीक है, तो वो लिख दिया, ठीक है, और आगे क्या लिखा है, इट इज रिटर्न, इट इज रजिस्टर्ड बाय, तो इस वजह से आगे का आप कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, बट एज पर एक्सेप्शंस फॉर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वहां पे क्या होगा, इफ दैट एग्रीमेंट इज रिटर्न एंड रजिस्टर्ड देन दैट एग्रीमेंट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, इन दिस केस क्या हुआ है, क्या एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज रिटर्न एंड रजिस्टर्ड, तो मैंने केस के साथ जोड़ दिया उसे, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, कि ये केस में वो प्रोविजन कैसे एप्लीकेबल हो रही है, ये यहां पे आपको बताना है, एंड देन लास्ट आप पहुंचोगे कंक्लूजन, मतलब यहां पे क्या बताना है, कंक्लूजन मतलब यहां पे क्या बताना है,
फाइनल फाइनल क्या होगा, ठीक है, फाइनल क्या होगा, यहां पे कोई एज पर माय ओपिनियन ऐसी चीजें नहीं यूज करनी है, ठीक है। सो एज पर गिवन प्रोविजंस इन द लॉ, ऊपर लिखे हुए, क्लियर, ऐसा लिख दो, लॉ के हिसाब से, मैं नहीं बोल रहा हूं, लॉ बोल रहा है, इस हिसाब से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये क्या, कौन, क्या तो हस्बैंड नहीं, सॉरी, लाली, लाली विल नॉट सक्सीड, सॉरी इस केस में सक्सीड वहां पे होना चाहिए क्योंकि वो एग्रीमेंट क्या है, रिटन एंड रजिस्टर्ड है, क्लियर। तो एग्रीमेंट, लाली विल सक्सीड एज द एग्रीमेंट इज रजिस्टर्ड एंड रिटन एंड रजिस्टर्ड, क्लियर। तो ऐसा आप वहां पे मेंशन कर दोगे एक्चुअली, हाँ, इसके बाद में ये आप लिख दोगे यहाँ पे, तो इस तरह से अगर आपने देखो एप्लीकेबल एक्ट एक लाइन में आ जाएगा, बराबर, एप्लीकेबल सेक्शन या केस स्टडी हो तो ये एक लाइन में आ जाएगा, बराबर, बाद में एप्लीकेबल प्रोविजन 2 और 3 लाइंस अप्रोक्सीमेटली, मतलब प्रोविजन 2-3 लाइन के एप्लीकेबल होगा ना उसके ऊपर, मतलब ऐसा नहीं कि उससे जुड़े, कंसिडरेशन से जुड़े सभी यहाँ पे लिख दिए, कंसिडरेशन से जुड़े हुए कौन से लिखने हैं, कौन से लिखने हैं, जो एप्लीकेबल है वहां पे, एप्लीकेबल कौन सा है, क्या क्या पेमेंट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज यहाँ पे एप्लीकेबल है क्या इस केस स्टडी के लिए, नहीं, या दूसरा कौन सा लेके चलते हैं, पेमेंट फॉर टाइम बार्ड डेट्स, वो एप्लीकेबल है क्या, एजेंसी, नहीं लिखना है, स्पेसिफिक प्रोविजन एप्लीकेबल जो है कौन सी है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में जब रिटर्न एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होती है उतना ही वहां पे आएगा, 3-4 लाइन वहां पे कह के आप लिखो मैक्सिमम, ठीक है। मुझे लगता है कि जितने मैंने केसेस देखे उसमें इतने लाइन में वहां पे प्रोविजन आ जाती है, ठीक है। तो आप अननेसेसरी ज्यादा मत लिखना, यहां पे एक्सप्लेन नहीं करना है, मैंने क्या बोला है, राइट, स्पेसिफिक प्रोविजन, जो प्रोविजन उसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। देन आप क्या करोगे, अगला क्या है, एनालिसिस ऑब्लिक एक्सप्लेनेशन, दोनों में से एक नाम लिख देना, एनालिसिस यूज करना है फिर एक्सप्लेनेशन यूज करना, क्लियर। तो दोनों में से एक कोई भी वहां पर लिख दोगे, और क्या लिखोगे आगे, क्या लिखोगे, आप किसका कनेक्ट करोगे, किसको किसके साथ, ऊपर ये जो प्रोविजन लिखे है ना, ये जो प्रोविजन लिखी है, ओके, और आपको जो क्वेश्चन दिया है, बराबर ना, क्वेश्चन दिया उसका आप आंसर ले लो, ये प्रोविजन को क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, या केस स्टडी जो दी क्वेश्चन में उसके साथ कनेक्ट करना है, एंड देन लास्ट में क्या देना है, कंक्लूजन, कंक्लूजन 1 या 2 लाइन में हो जाता है, बराबर। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मे भी 4-5 लाइन का हो सकता है, एक्सप्लेनेशन भी जितना हो सके उतना क्या करना है, शॉर्ट रखना है, अननेसेसरी कुछ भी एक्सप्लेन मत करते बैठना, क्लियर। तो आप जितना शॉर्ट बट सिंपल बट शॉर्ट, या मतलब वहां पे आप रखोगे ना, उतना वहां पे क्या कि एग्जामिनर को भी आसानी से पता चलता है कि आप क्या बोलना चाहते हो, मेन पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, उसके बेसिस पे वो मार्क्स देता है, क्लियर। कितना साइज जा रहा है, मे बी ये आपका 8 लाइन में हो गया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 10 लाइन में हो गया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि पेज कंप्लीट करना है, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं, पेज कंप्लीट करना ये टारगेट बिल्कुल भी अपना नहीं है, ये फॉर्मेट आप कंपल्सरी केस स्टडी के लिए यूज करोगे जब केस स्टडी आएगी, बट जैसा होता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन, ऐसा जब आता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन, ठीक है, तो ऐसे केस में वहां पे क्या 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 करोगे आप, ये फॉर्मेट यूज करोगे नहीं, देन आप नॉर्मल चलोगे, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो उसमें आप लिखोगे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसके एक्सेप्शन जो वो लिखोगे, नॉर्मल आंसर जैसा होगा, बट उसमें भी स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट्स के आगे का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कट डाउन करना। अभी मैं इसके लिए आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं, सभी लोग ध्यान सुनना, ठीक है। आगे से घर पे जब भी आपको केस स्टडी दी जाती है एवरीवन, ठीक है, क्या करना है, ओके, कैलकुलेशन सिंपल है, आपको कितना टाइम मिलता है, 180 मिनट्स मिलते हैं ना, 3 घंटे, बराबर, कितने मिलते हैं, 180 मिनट्स, बराबर, 180 मिनट्स फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 100 मार्क्स, बराबर। तो 180 मिनट्स डिवाइड बाय 100 मार्क्स वहां पे लिख देना, ठीक है, मार्क्स अलॉटेड एवरी क्वेश्चन, सॉरी मार्क्स अलॉटेड एवरी, सॉरी मिनट्स अलॉटेड, मिनट्स अलॉटेड फॉर एवरी क्वेश्चन, कितने मिनट्स अलॉट किए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, 180 मार्क्स डिवाइड बाय 100 मार्क्स तो कितना आता है, 1.8 मिनट्स, आपको 1 मार्क फॉर 1 मार्क, समझा, 1.8 मिनट्स, 1.8 मिनट्स, समझा, 1.8 मिनट्स, बताओ अभी 1.8 मिनट्स हो गया, तो एवरीवन कितने वहां पे मार्क्स है हम लेके चल सकते हैं, जैसे कि कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं जनरली, 5 मार्क आ सकता है, 6 का भी आ सकता है, 7 का भी आ सकता है, 8 का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है, और मैक्सिमम 12 से आगे जनरली नहीं आते, अकाउंट्स में 15 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरली जो है वो 10 के आगे जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतना वहां पे लेंदी एक ही टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करोगे, फॉर 5 मार्क्स कितना आ रहा है, 5 मार्क्स, ठीक है, तो कितना आ रहा है, 9 मिनट्स आ रहा है ना लगभग, 9 मिनट्स फॉर 6 मार्क्स, लगभग
10.8 मतलब 11 मिनट्स लेके चलते हैं। थोड़ा सा इतने सेकंड्स में काउंट नहीं करना है, समझ में आ गया? थोड़ा सा आसपास आपको, ठीक है। फॉर 7 मार्क्स लगभग 12 मिनट्स अप्रोक्सीमेट ले लो आसपास, ठीक है। फॉर 8 मार्क्स लेट्स से कितना है 8 इंटू 8 14 क्या, ये अप्रोक्सीमेट मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं, ठीक है। 10 मार्क्स, ट्वेल्व मार्क्स, कितना 12 करो, एंड 20 मार्क्स कितना, ये 20 मार्क्स 15 मार्क्स ये कहां पे मेनली अकाउंट्स में आ जाता है। मैं आपको बता के 15 लिखना रह गया, 15 मार्क्स कितना 24 कितना 27। अभी आपको देखो क्या करना है, तो ये तो समझ लिया आपको क्या करना है, ठीक है। मैं जनरली ये बोलता हूं कि आपकी जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड है, ठीक है। मैं जो फॉलो करता था, या मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसी चीजें बोली है जिसका उनको फायदा भी हो गया, ठीक है। 15 साल से पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियसली स्टूडेंट के भी ये डाउट्स थे और स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर किए। मैंने बोला कि आप अगर स्पीड नहीं बढ़ा सकते स्पीड, तो जो कंटेंट आपका हो रहा है, जैसे 9 मिनट्स में आप कितना लिख सकते हो, हल्का होगा, ठीक है। लेटेस्ट से मैं 9 मिनट में जनरली कितना एक 10 लाइन लिख लेता हूं, ठीक है, 15 लाइन, आधा पेज जो भी है, या 75% ऑफ द पेज लिख लेता हूं। तो मैं क्या करता था स्पेसिफिकली, मैं पॉइंट्स लिखते वक्त ऐसे ही लिखता था, पॉइंट्स तो पूरे कर लूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन उस हिसाब से रहेगा कितना लिखना है, समझ आ गया? मैं कितना कंप्लीट कर सकता हूं उस पीरियड में, समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं? ऐसे मैं प्रैक्टिस आपको यहां पे करवा लूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन में यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे टाइम लगा दूंगा कि 9 मिनट्स है, चलो लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 9 मिनट से लिखना स्टार्ट को, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वहां पे क्या लिख रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट आप कितना कवर कर पाए। प्रैक्टिस से अपने दिमाग में कंटेंट क्या डालना है वो आ जाता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम कंटेंट क्या आना चाहिए वो आ जाता है, ठीक है। बट आप कितना लिख पाते हो ये आपको थोड़ा सा अंदाजा आ गया घर पे, ठीक है। तो आप एक्सप्लेनेशन आगे कितना लिखना है वो उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, ताकि मैं 9 मिनट जो है वो 9 मिनट्स में कितना लिख सकता हूं उतना ही लिख लूं, समझा मैं क्या चाहता हूं, ठीक है। बहुत सी बार क्या है कि कुछ चीजें अपने हाथ के बाहर है, कैसे, जैसे कि राइटिंग स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम, बढ़ गई तो अच्छी बात है, ठीक है, कोशिश तो अपनी रहने वाली, ठीक है। बट आप क्या करोगे, अभी से एक आदत डालो कि मैं 9 मिनट्स में, एक आपके दिमाग में टाइमर फिट होना चाहिए। टाइमर इन द सेंस मैं क्या बोल रहा हूं, टाइमर इन द सेंस कि आपको हर बार टाइम देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मतलब मैंने लगभग इतना लिखा है, इसका मतलब 9 मिनट्स खत्म हो गए लगभग, समझा क्या करना चाहते हो, समझ में आया? मैंने इतना लिखा है मतलब लगभग 9 मिनट्स में कंप्लीट हो गए, ठीक है। और इसके आगे भी मैं जितना लिखता जाऊंगा उतना क्या हो जाएगा, मैं अगले क्वेश्चन का टाइम यूटिलाइज करूंगा इसके लिए। इससे अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगले कुछ क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, स्किप हो सकते हैं, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपके दिमाग में एक टाइमर फिट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, हम एग्जाम में जाते हैं पहले 1 घंटा तो घड़ी देखते नहीं, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट को वहां पे 1 घंटे बाद वो जब बेल बजती है ना, तब याद 1 घंटा हो गया इतना ही लिखा है, ठीक है। तब वो पैनिक हो जाते हैं, वो फास्ट लिखना स्टार्ट करते, तब तक उनको एक वहां पे एक होता है ना वो स्पीड वाला मोड एक्टिवेट ही नहीं होता वो उससे लोगों का। पहले 1 घंटा तो ऐसे है चलो गार्डन में घूमने आए, हाँ यहाँ वहां पे देख लेंगे, वहां पे एक मेरा दोस्त तो था, मैं एग्जाम का इंसिडेंट बता रहा हूँ, 12th की एग्जाम थी, ठीक है। वो क्या करता था कि वो सोचते वक्त पहले 1 घंटा, ठीक है, वो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था उसे उस वक्त, वहां पे कुछ इश्यूज भी थे, ठीक है। तो एग्जाम में वहां पे ऐसे बैठा है, वो यहाँ पे, ठीक है, ऐसा एक्चुअली होता पहले 1 घंटा, ठीक है। और 1 घंटे के बाद में वहां पे जब वो बेल बजती थी इतना फास्ट लिखना स्टार्ट कर देता, बट वो इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो पहले वाला 1 घंटा जो है उस तरह से नहीं जाता। तो मैं थोड़ा सा आजू बाजू बैठा था, उसको कुछ तो भी फेंक के मारता था मैं, जो ऐसे मोड में चला जाता था, ठीक है। एक्चुअली ऐसा मैंने उसके साथ किया हुआ है, उस दोस्त के साथ, ठीक है। वो 1-2 मिनट के लिए वहां पे होता है ना शून्य, हाँ उसमें अनसाउंड माइंड, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। उसका हो गया था कुछ वहां पे, बचपन में सर पे गिरा था, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ, ऐसा हुआ था उसके साथ, ठीक है। तो वो जोन में चला जाता, एक अलग जोन में चला जाता था, ठीक है। तो हम दोस्तों ने क्या किया था कि वो जब भी ऐसे जोन में चला जाएगा तब वहां पे उसे जगह अलर्ट कर देंगे, ऐसे वहां पे कह के डिसाइड किया,
क्लियर। बट वो 1 घंटे के बाद में वहां पे थोड़ा सा स्पीड हो जाता था, और ये उसका ही प्रॉब्लम नहीं, बहुत से लोगों का है। पहले 1 घंटा वहां पे अननेसेसरी बहुत सी चीजों पे सोचने में, ठीक है, या वहां पे कि कैसे लेके ये सोचने में वहां पे टाइम जाता है। अरे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका कंटेंट पहले से आपने ठीक से पढ़ा हो। वो उनके लिए प्रॉब्लम आएगा जिन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं। ठीक, आप तो बहुत सी बार रिवीजन करके जाओगे, एटलीस्ट मेरे हिसाब से आप लॉ की रिवीजन आपकी एटलीस्ट 10 टाइम्स हो जाएगी। कितनी बार बोल रहा हूँ, 10 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, हो जाए, डोंट वरी। क्लियर। उसके लिए मैंने वहां पे प्लानिंग बना के रखी, इतनी हो जाए तो आपका कंटेंट का इशू नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ वहां पे आपको क्या है कि स्टार्टिंग से मतलब अलर्ट रहना है, और उसके साथ साथ आपको एक अंदाजा लेके चलना है, और वो हम अंदाजा ले लेंगे अगले प्रैक्टिस सेशन से। अपना ये टारगेट होगा कि मैं आपको दूंगा इतने मिनट्स। ठीक है, कितना कितना लिखो, आप क्या करो उस केस में थोड़ा एक्सप्लेनेशन में कट डाउन कर दो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? आपको अगर लग रहा है कि नहीं मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है उस उतने लाइंस में, ठीक है, तो आप क्या कर दो, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा कट डाउन करो, क्योंकि उस वक्त मैं स्पीड शायद से बढ़ाना पाऊं। एक्सप्लेनेशन थोड़ा कट डाउन किया तो मार्क्स मिलते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपने अगर कम लाइंस में कनेक्शन दिखा दीजिए बिटवीन केस स्टडी एंड द प्रोविजन, तो मार्क्स मिलेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब 10 लाइन में लिखोगे तो उनको समझेगा। ठीक है, 4-5 लाइन में मैं कनेक्शन बिठा सकता हूं किसके बीच में, लाली वाला जो केस है और कौन सा, क्या लाली और वहां पे कंसिडरेशन वाला अभी जो केस पड़ा, ठीक है, वो प्रोविजन के बीच में 4-5 लाइन में वो कनेक्शन फिट बैठ सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि उसके लिए 10 लाइन लिखनी है। तो यहां पे आपको समझ के लेना है कितना आपको लिखना है, एंड ये आपको किससे प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम लगा देंगे। ये 5 मार्क के लिए केस आई ना, ठीक है, आपके पास 9 मिनट का टाइम है, 9 मिनट में कितना लिखते हैं वो देखते हैं। ठीक है, होगा शायद से मैं 9 मिनट पे स्टॉप बोलूंगा तो आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ, हो सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उससे आपका लिमिट तो पता चलेगा कहां तक पहुंच सकते हो आप 9 मिनट्स में। ठीक है, अगले बार से आप दिन क्या करें ना, अगली बार वहां पे फिर से लगता है तो 9 मिनट और दे दूंगा मैं उसी चीज के लिए। ठीक है, अभी आप पूरा कंप्लीट करना कितने टाइम में, 9 मिनट्स में। तो आप क्या करोगे, थोड़ा कट डाउन करोगे, पॉइंट्स में नहीं, प्रोविजंस में नहीं, कहां पे, एक्सप्लेनेशन में। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं? ठीक है, ये प्रैक्टिस मैंने खुद की है। 100 का अटेम्प्ट जब होता है, ठीक है, तो थ्योरी में अच्छे मार्क्स आते हैं। मेरे थ्योरी में मार्क्स जो है वो हमेशा अच्छे रहे। अच्छे मतलब वहां पे आपको 60+ थ्योरी में लाना, इसमें हमेशा डिफिकल्ट रहता है। सीए में आप थ्योरी वाले पेपर वहां पे पूछ लो, रैंक करके देख लो, रैंक करके वहां पे क्या है, अकाउंट्स में कितने, लेट्स से अकाउंट्स में कॉस्टिंग में 98 है, 95 है, देखा है अभी रैंक का मार्कशीट। ठीक है, और लॉ ऑडिट में देखना 55 है, ठीक है, 57 है, 58 है, 60 है, 61 है। ठीक है, देखा है कि नहीं, मैंने बहुत से ऐसे मार्कशीट देख ली, मतलब वहां पे इतना उनका क्या हो जाता है, डायरेक्टली ड्रॉप हो जाता है, डाउन हो जाता है। समझा? इसका मतलब ये नहीं कि उनका दिमाग कुछ गड़बड़ है, इतना स्कोर अगर वो बाकी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे सच में उनको टाइम मैनेजमेंट का इशू एक्चुअली आ रहा है, या फिर क्या 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 कंटेंट वहां पे प्रेजेंट करना वो वहां पे क्या मैं भी समझ में आया जो भी है। ठीक है, बट वहां पे अगर उनका थ्योरी में आ जाते मार्क्स तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल रैंक भी वहां पे क्या हो जाता, बढ़ जाता। समझा क्या बोल रहा हूं? ठीक है, मतलब सीए इंटर के ऑडिट में ही मुझे 67 मार्क्स है। सीए इंटर ऑडिट का आप पूछ लेना, जनरली मैक्सिमम ग्रुप 2 में फेल होने वाले स्टूडेंट जो है वो बोलते हैं ऑडिट में फेल हो गए, ऑडिट में फेल हो गए, ऑडिट में फेल हो गए। ठीक है, पूछा कितना आपने अटेम्प्ट किया, 70 का अटेम्प्ट किया, तो फेल होगा ना। ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो उस केस में वहां पे क्या है कि आपने 100 का किया होता तो इजीली 40+ लाना, 50+ लाना वो हो सकता था, क्योंकि आप ऊपर का 30 छोड़ के ही आ रहे हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो वो तो मार्क्स अपनी छोड़ दिए, तो 30 आपने अटेम्प्ट किया होता अगर आप मैनेज करते प्रॉपर्ली, तो 30 में से क्या आपको 15 नहीं मिल सकते थे, 12 नहीं मिल सकते थे? आप अगर 37 पे फेल हो गए, उसमें 12 ऐड कर दो, कितना हो गया, 49 हो गया। तो इस वजह से टाइम मैनेजमेंट मैटर करता है, वो हम अगले बार से देखेंगे। ओके, अगले बार के प्रैक्टिस सेशन में अपना क्या होगा, ये टाइम है, अभी स्टॉप वॉच लगा दूंगा, आपको बोलूंगा 9 मिनट से क्या लिख रहे हो देखते हैं। ठीक है, देन मैं एनालिसिस करूंगा कि आपने जो लिखा है 9 मिनट्स में, या तो कम पड़ेगा टाइम, या फिर आपने लिखा होगा, अगर आपने लिखा है 9 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया तो आपने पूरे कंटेंट कवर किए कि नहीं, वो भी एक बार देख लेंगे। पर्सनली वहां पे यही देख लूंगा, आपको बता दूंगा कि हाँ यहाँ पे आपका प्रॉब्लम कहां पे चल रहा है, या तो आपका टाइम ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, कंटेंट ही कम हो रहा है, आप कंक्लूजन या एक्सप्लेनेशन ही नहीं लिख पाए 9 मिनट्स में, ऐसा कुछ हो सकता है ना, या आपने पूरा लिखा बट प्रोविजन में कुछ चीजें कवर नहीं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज के ऊपर भी हम ध्यान देंगे। क्लियर? कोई डाउट है? समझा टाइम क्या हुआ, होने को आया टाइम? देखो मुझे तो पता भी नहीं चला। चला आगे, मैं ऐसा लगा कि पढ़ाते वक्त की सर को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं घुस जाता हूं। ठीक है, देन मुझे वो समझ में नहीं आता कि बाकी क्या चल रहा है, परेशानी हो रही कुछ नहीं। आपके चेहरे से समझ में आया क्योंकि आप इन्वॉल्व नहीं थे। हाँ है ना, हाँ देखो, हाँ पसीना मुझे भी आया। ठीक है, बट क्या बोलते चेहरे पे मुस्कान है। हाँ
ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। हाँ क्या हुआ, चलो अभी ये समझा, ये लिख लिया कैसे करना है, थोड़ा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर। ऑनलाइन स्टूडेंट सभी ने लिख लिया, होप सो कुछ मिसकंसेप्शन आपके दिमाग से क्लियर हो गए होंगे क्या करना है। अभी देखो ध्यान दो, पहली जब आप टेस्ट दोगे, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट विल बी लाइक ट्रायल, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट क्या हो जाएगी, लाइक अ ट्रायल। उससे मुझे भी कुछ अंदाजा आ जाएगा कि हाँ आप क्या लिख रहे हो, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, मैं भी वहां पे जो राइटिंग आपने लिखा है वो ध्यान दूंगा, देखूंगा, मुझे भी ओवरऑल पता चल जाएगा कि आपकी दिक्कत मैक्सिमम कहाँ पे, ओवरऑल कंटेंट लिखने में या टाइम में कंप्लीट करने में, जो भी है मुझे भी थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी। देन हम प्रैक्टिस सेशन जब अगला रखेंगे तो उसके बाद में और इंप्रूवमेंट आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगी आपके मार्क्स में, जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैंने अभी तक प्रैक्टिस फॉलो की है, ठीक है। सेकंड में वहां पे क्या हो जाए, थोड़ा इंप्रूवमेंट स्टूडेंट के राइटिंग में दिखाई देता है, 100% स्पीड, कंप्लीशन, सभी चीजों में क्लियर। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है पता है क्या, जब आप टेस्ट दोगे ध्यान क्या रखोगे कि प्रोविजन कौन से एप्लीकेबल है, क्योंकि वो डायरेक्टली पूछते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सा इसमें कौन सा हमने पढ़ा था ऑफर में, जैसे कंसिडरेशन का हो गया, लगभग किसका हो गया, कंसिडरेशन का मैक्सिमम वहां पे देख लिया, और क्या है एक्सेप्टेंस का भी देखा, एक्सेप्टेंस कंप्लीट, ऑफर, हाँ ऑफर में वहां पे कहां पे बन सकती है, केस स्टडीज मेनली जनरली वहां पे बन जाती है। मैंने बोला था ऑफर बिहेवियर से हो गया या इंप्लाइड वहां पे हो सकती है, क्लियर कि आपने जाके वहां पे क्या है, कोई गुड्स वहां पे शॉप में उठा लिए या ले लिए, ठीक है, और देन या वहां पे क्या है कि हाँ ये था ना कौन सा, हाँ वो कालिल का भी था, कालिल का क्या था, उसमें आपने बाय बिहेवियर क्या कर दिया, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उसकी जगह पे वो ऐसा नहीं पूछेंगे भाई, वो थोड़ा चेंज करेंगे, वो तो ऑब्वियस हो जाएगा ना, जब उन्होंने बोला कि एक कंपनी ने अनाउंस किया था हमारा प्रोडक्ट जो कंज्यूम करेगा उसको अगर साइड इफेक्ट होता है तो उसको मिलेगा, आपको इमीडिएटली क्लिक होगा, क्लिक क्या होगा, और ये तो वही केस है कौन सा, कालिल वाला, जहां पे वो एक्सेप्टेंस बाय बिहेवियर था। एक्चुअली किसका था, मेनली एक्सेप्टेंस बाय बिहेवियर उसके अंडर मेनली आता है, तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा। तो वो ऐसा नहीं करते, वो केस को थोड़ा चेंज कर देते, समझ में आ गया, अल्टीमेटली वही बताना चाहते हैं, बट वो क्या एक प्रोडक्ट है ऐसा नहीं, ठीक है। तो उसमें वहां पे क्या कहेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो वहां पे ट्रेन में, मैंने जो बताया था चाय बेच रहा है, ठीक है, और सामने वाला जो पर्सन है वो वहां पे क्या कर लेता है, वो चाय उठा के पी लेता है, समझ आ गया, समझा, ठीक है। तो ऐसी केस में वो उसे चेंज कर देंगे, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, भले वो कालिल वाला केस बोलो या अभी जो मैंने बोला उसमें क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस क्या है, बिहेवियर से ना, बराबर ना। तो ये चेंज करके पूछेंगे तो आपको वहां पे ये ध्यान देना पड़ता है इस चीज पे कि अरे ये चीज हमने कहां पे और एग्जांपल में पढ़ी थी। और हमेशा आपको क्या करना है, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, मैं जब क्लास में पढ़ाता तो एग्जांपल लिख लो, क्योंकि मैं अलग अलग जो एग्जांपल लेता हूं ना वो आपको सोचने के लिए बाद में मजबूर करेंगे, हाँ इसके टाइप के कौन से एग्जांपल बन सकते हैं, ये कनेक्शन वहां पे इजी लगता है। अगर आपने सिर्फ जो किताब में दिया एग्जांपल वही कंटिन्यू किया, देन आपको दूसरे एग्जांपल के साथ लिंक करना मुश्किल हो जाएगा। बट मैं जनरली क्या करता हूं, 3-4 एग्जांपल बता देता हूं, तो 3-4 एग्जांपल आपने वहां पे लिख दिया, हाँ सर ने ये भी बताया था, ये भी बताया था, तो आपको पैटर्न पता चलता है कैसे टाइप के एग्जांपल आते हैं। फिर उन्होंने वहां पे कैरेक्टर चेंज कर दिया है, वहां पे क्या है कि स्टोर में जाके ऐसा किया, ठीक है, शोरूम में जाके ऐसा किया, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस वजह से वहां पे क्या है कि एक ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है थोड़ा सा, कि केस स्टडी जब भी आती है ना तो कौन सा प्रोविजन एग्जांपल मैंने क्लास में दिए थे उसके ऊपर वहां पे ध्यान देना। जैसे कि मैंने बोला था मेनू कार्ड में कुछ लिखा हुआ है और आपने बोला कि ये मुझे चाहिए, वो सामने वाला क्या बोलता है, अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। तो मेनू कार्ड की जगह पे और क्या था, पोस्टर थे, कैटलॉग थे, बराबर, और क्या था, गुड्स इन एग्जीबिशन शोरूम थे, मतलब इसी केस स्टडी के ऊपर वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ कैटलॉग बोलेंगे, कभी वहां पे कैटलॉग के ऊपर केस करेंगे, कभी शोरूम में जो गुड्स रखे हैं डिस्प्ले के लिए वो बता देंगे, कभी वहां पे क्या बोलेंगे एग्जीबिशन में ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। बट घुमा फिरा के क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, इन्विटेशन टू ऑफर, इट इज नॉट बाइंडिंग। इन्विटेशन टू ऑफर में क्या होता है, नो फाइनल विलिंगनेस, ठीक है। इस वजह से आप अगर उसको एक्सेप्टेंस देना चाहते हो तो आप उसे एक्सेप्ट करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बराबर। उसके लिए मैंने कौन सा बताया था, टिकट, याद है क्या। आप पोस्टर जो है, पोस्टर देखते हो तो पोस्टर क्या है, पोस्टर वो आपको इनवाइट कर रहा है ना, आप जाते हो टिकट मांगते हो तो आपने क्या किया, ऑफर, उसने टिकट दे दिया, क्या मिल गया, एक्सेप्टेंस, तब कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्या मैं पोस्टर को देख के ये कंपल्सरी कह सकता हूं मुझे टिकट मिलेगा ही नहीं, याद है ना, ये डिस्कस किया था।
ठीक है, तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। आप अगर आइडेंटिफाई कर पाते हो ना तो देन वहां पे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, इस पैटर्न में आप लिख लो, ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग पे ध्यान मतलब जोर डालना कि ऐसे टाइप का सेम एग्जांपल कभी नहीं आएगा, वो वही चेंज करते ना, कुछ तो भी आपके लिए वो चैलेंजिंग होना चाहिए, वो कुछ तो भी वो क्रिएटिव इमेजिन कर लेंगे, हाँ इसकी जगह पे ये डाल देते हैं। बट आपको उसका क्रक्स ऐसे टाइप का एग्जांपल कहीं पे देखा है क्या, क्लास में सर ने डिस्कस किया है क्या, हमने बुक में पढ़ा है क्या, वो इसके साथ कनेक्ट होता है, इस टाइप के सिचुएशन के साथ, ठीक है, वो आपको देखना है और वो प्रोविजंस वहां पे मेंशन कर देंगे। क्लियर? तो थोड़ा सा शांत दिमाग से वहां पे सोचना है कि ऐसे टाइप का सिमिलर एग्जांपल कहीं पे पढ़ा गया, ठीक है, आपको मिलेगा कोई ना कोई तो एग्जांपल वहां पे दिया होगा। क्लियर? चलो अभी के लिए ब्रेक लेते हैं, राइट? बस हाँ, क्या प्रैक्टिस सेशन होने चाहिए ना? पक्का सभी दिल से इंटरेस्टेड है ना, डेडिकेशन के साथ? मतलब नहीं तो ऐसा ना हो कि सिर्फ मेरे साइड से मैं इंटरेस्टेड हूँ, मतलब वो ऐसा ना हो मुझे ऐसा लगे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है, मैं ही कूद रहा हूँ, हाँ आप लोगों की एग्जाम है, मैं ही खुश हूँ कि नहीं प्रैक्टिस सेशन प्रैक्टिस करवानी। क्लियर? तो आपका भी उतना होना चाहिए डेडिकेशन की नहीं प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में ज्यादा परफेक्शन के साथ या ज्यादा डिटेल के साथ या प्रॉपरली लिख पाएंगे, इससे मार्क्स बढ़ जाएंगे। क्लियर?